नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा नागालैंड में जो भी इनसिक्योरिटी या इंसर्जेंसी से रिलेटेड मुद्दा है वो। दूसरा हम देखेंगे कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है इस इन्फ्लेशन के माहौल में। तीसरा आर्टिकल है राज्यसभा की रेलेवेंस से रिलेटेड। चौथा आर्टिकल है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, उसमें क्या खामियां हैं। तो 4 इश्यूज़ है, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है परस्यूट ऑफ जस्टिस। देखो, अभी चार्जशीट फाइल की गई है नागालैंड पुलिस के द्वारा, जिसमें पिछले साल की बात है जब 6 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। ओके, तो ये चार्जशीट दायर करने को यहाँ पर वेलकमिंग कदम बताया जा रहा है। इस चार्जशीट में 30 इंडियन आर्मी पर्सनल्स हैं, जिनमें एक मेजर भी है, और बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, और उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जो रिपोर्ट आई उसके बेसिस पे ये चार्जशीट दायर की गई है इन इंडियन आर्मी पर्सनल्स के अगेंस्ट में। इंडियन आर्मी ने भी ये चीज़ एडमिट की है कि वो जो किलिंग हुई थी, डेथ हुई थी, वो बोला बाई मिस्टेक हो गई थी। बोला एरर ऑफ जजमेंट की वजह से और आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं कर पाए थे, इस वजह से डेथ हो गई। तो वैसे अगर देखा जाए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने भी इस चीज़ को एग्जामिन कर लिया है और अपनी तरफ से ये चीज़ बोल दी है कि वाकई में इंडियन आर्मी की तरफ से ये गड़बड़ हुई थी। बेसिकली हुआ क्या था, 13 सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल्स उनकी डेथ होती है, ठीक है, जिसमें आप देख लो 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज ने क्या किया, एक जीप आ रही थी माइनर्स को लेकर के, जो माइनिंग करने वाले होते हैं ना, उनको लेकर के। मॉन डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, नागालैंड, वहाँ पर ओटिंग वाले एरिया की बात है। 4 दिसंबर की बात है 2021 में। उस फायरिंग में मतलब एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और जजमेंट सही तरीके से ना लेने की वजह से सिविलियंस पे गोली चला दी जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो उस मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी, वहाँ के लोग बहुत नाराज़ थे, है ना, आर्मी को लेकर के इस तरीके से। वैसे देखा जाए तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट पुलिस हो गई और आर्मी, इन तीनों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जा रहा है तो उसको प्रॉपर देखा जाए कि कहीं किसी के राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो देखो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नागालैंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ है। वैसे आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN-IM जो कि नागालैंड की तरफ से सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑपरेट करता है कि भाई ग्रेटर नागालिम करके हम सेपरेट कंट्री बनाएंगे या फिर सेपरेट स्टेट बनाएंगे, खुद का नेशनल फ्लैग लेंगे, इस तरीके के मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है। किसके साथ में, NSCN-IM के साथ में, कि भाई आप सब नेशनलिज्म को प्रमोट मत करो, ठीक है। तो इस जो पीस टॉक थी ना, इसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक का काम कर गया, जिस तरीके से ये आर्मी के पर्सनल्स के द्वारा एक्शन लिया गया। फिर उसके बाद में देखो होता है क्या, शुरुआत हो जाती है ये जो मॉब, मतलब एक तरीके से सिविलियंस की डेथ हुई। उसके पहले क्या हुआ था, देखो इससे 4 दिसंबर से पहले, कुछ दिनों पहले मणिपुर के चूड़चंद्रपुर में मतलब एक आर्मी का पूरा जत्था जा रहा था, ठीक है, असम राइफल्स का पूरा ग्रुप जा रहा था। उस पर अटैक किया जाता है मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ठीक है, जो कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, मणिपुर की तरफ से ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने असम राइफल्स के उस कॉन्वॉय पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो डिफेंस पर्सनल्स थे उनकी डेथ हो गई। ऐसे में फिर इसके बाद में ये इंसिडेंट होकर के आता है 4 दिसंबर को, जब सिविलियंस की डेथ हो जाती है आर्मी के हाथों। तो ये मुद्दा क्या है, अपने आप में जो एक पीस प्रोसेस चल रहा था ना, उसमें प्रॉब्लम का कारण बन गया। आज आप देखो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो नागालैंड के या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो कॉन्फिडेंट फील करें इंडिया में रहते हुए। तो इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो है अफ्स्पा, उसको भी रिपील कर दिया गया है। कितने स्टेट, लगभग 15 पुलिस स्टेशन, जिनमें से 15 में से 7 पुलिस स्टेशन तो नागालैंड में आते हैं, जो कि 15 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। कुल मिला के बात यह है कि नागालैंड में जो अनरेस्ट था, जिस तरीके से ये सिविलियंस की किलिंग हुई थी, उसको शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने अफ्स्पा रिपील किया। दूसरा ये कि अभी रिसेंट नागालैंड में जिस तरीके से अलग अलग असेंबली इलेक्शंस की टाइम की बात करें तो एक मूवमेंट चल पड़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जाए कि बचे हुए एरियाज़ पर भी अफ्स्पा को रिपील किया जाए।
अफस्पा के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना उस वीडियो को। पूरी डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन पेज पे आई थी एक बार, ठीक है ना। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो एक कह सकते हैं ना कि पीस ना होना अपने आप में हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। वैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी बहुत प्रमोट की जा रही है। आज देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री के हिसाब से रिसेंट टाइम में जो इंसर्जेंसी है वो बहुत कम होने लगी है। और देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सेपरेटिस्ट ग्रुप्स प्लस आर्मी, ये प्रॉपर मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे, तब जा करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। और बेशक पिछले कई सालों में ऐसा हुआ भी है, ठीक है। पर ये जो इंसिडेंट आ जाता है ना कई ऐसे, जिसमें कि अफस्पा का मिसयूज हो जाता है या बाई मिस्टेकन सिविलियंस पे गोली चल जाती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जितनी मुश्किलों से हम वहाँ पर पीस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उतनी आसानी से हमें पीस को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। इसके अलावा देखा जाए तो जब कभी भी कोई भी मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को हमें समझना होगा कि कितनी वहाँ पर एथनिसिटी है, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में क्या उनका ओरिएंटेशन था, क्या वो सोच थे, अंग्रेजों ने किस तरीके से उन लोगों को दबाव में ला करके इंटीग्रेट किया इंडिया के साथ में, फिर इंडिया ने कंटिन्यू किया उसी चीज़ को। तो ऐसे में उनको कॉन्फिडेंस में लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप रीजनलिज्म और नेशनलिज्म वाले मुद्दे को अगर देखें तो इसको थोड़ा सा इंसुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नेशनलिज्म की वजह से सेंट्रलाइजेशन आएगा, रीजनलिज्म की वजह से इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, उसको चैलेंज पहुंचेगा। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं अभी तक भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो बोले इन चीज़ों को थोड़ा साइड में करो। मुद्दे हैं डेवलपमेंट के, जॉब्स के, करप्शन के, इनको ठीक करो, लोगों के कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, इंसर्जेंसी को रोकने की पूरी कोशिश करो कि कहीं पे म्यांमार में जाकर के अलग अलग एरियाज में अपनी डेवलपमेंट करते हैं ये इंसर्जेंट ग्रुप, फिर इंडिया में आते हैं क्योंकि पोरस बॉर्डर है, आराम से आ जा सकते हैं, और फिर इंडिया में वो अटैक कंडक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए थोड़ा सा हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बाद में एसआईटी ने जो कुछ भी कहा है, इसमें ये बात भी आई है कि आर्मी या जो डिफेंस पर्सनल्स थे उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, रूल ऑफ मैनेजमेंट को इग्नोर किया। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई सीधी सी बात, अगर आपके हाथ में पावर है, अगर आपको कुछ डिसीजन लेने का पूरा अथॉरिटी दे रखी है, तो उस केस में आपकी ड्यूटी भी है कि आप उन राइट्स को अगर एक्सरसाइज करते हो, पावर्स को, अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हो, तो आप वहाँ पर अपनी अकाउंटेबिलिटी भी रखो अपने हिसाब से, ठीक है। तो सोसाइटी और सिक्योरिटी, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल सिविलियंस की किलिंग और आर्मी के खिलाफ में चार्जशीट ये दायर करना, इतने से मुद्दे से काम नहीं हो रहा है। वहाँ पर बहुत कुछ है चीज़ें जिनको टैकल करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है होम ट्रुथ्स। देखो अभी कल परसों ही रिपोर्ट आई थी एक, जिसमें बताया था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 7.1% से राइज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, इस साल में अगर अप्रैल मंथ की बात की जाए तो एडिटर बोल रहे हैं कि ये बात ठीक है कि थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर हमें पिछले साल को थोड़ा देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी थी नहीं इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि इस टाइम पे अप्रैल मंथ में सेकंड वेव आ गया था कोविड का। पर ज़्यादा चिंता की जो बात है उसे हमें अगर देखें तो वो है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्शन। दैट मीन्स जो डेली बेसिस पे कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं ना, उनका कंजम्पशन अभी भी कितना चल रहा है, ग्रोथ रेट है केवल 0.3%, ठीक है। इसकी बात करो 2021-22 में कितना था, 3.3%, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कंजम्पशन की अगर बात करें। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो कि मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, उसके द्वारा भी ये बताया गया कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो लगातार रिड्यूस होता चला जा रहा है। इसके अलावा देखो निल्सन आईक्यू, इसके द्वारा भी एक सर्वे कंडक्ट किया गया, तो बोला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी, इस सेक्टर में ग्रोथ अगर देखोगे तो बोला जनवरी से मार्च 2022 के बीच में -4.1% ग्रोथ रही है। तो इसका मतलब रिडक्शन देखने को मिला है। फिर पीछे जाओ 2021 में -2.6% रही है। फिर उसके पीछे जाओ जुलाई सितंबर में तो 1.4% रही है। ओवरऑल कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स में कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है एफएमसीजी मार्केट में, या इवन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है।
जस्ट इसके उलट एक कंपनी का यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है, जो बड़ी कंपनी है एफएमसीजी गुड्स के लिए, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो बोलो उसने अपनी सेल जो है, टर्नओवर जो है, उसमें 10.4% का इजाफा रजिस्टर किया है। ओवरऑल देखो कि ये सर्वेस तो कह रहे हैं नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव 10.4% है। तो इसमें इश्यू क्या आ रहा है? तो उस इश्यू की अगर बात करें तो बात ऐसी है, एक तो इन्फ्लेशन मार रही है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों की जो कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई। तो मजबूरन एक ब्रांडेड कपड़ा या ब्रांडेड कोई भी कंज्यूमेबल अगर हम खरीदते हैं तो उसकी बजाय हम चले गए नॉन ब्रांड पे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या होने लग गया है कि जो क्वांटिटी थी उसकी अब रिडक्शन होने लग गई है। जैसे मान लो एडिबल ऑयल है, तेल है खाने का, वो तेल महंगा हुआ। अब महंगा हुआ तो क्या, पहले 1 किलो का पैकेट खरीद के लेके आता था जो परिवार, वो अब आधे किलो में काम चला रहा है कि भाई चलो महंगा है, जरूरत तो है इसकी, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, पर 1 किलो की बजाय एक काम करो, एक बार आधा किलो ही ले आओ और थोड़ा थोड़ा तेल डाल के सब्जी बना लेंगे। ये छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि बड़े पैकेट से छोटे पैकेट पे ज्यादा प्राइस का जो कंटेंट हुआ करता था, जिसमें ब्रांड महंगे बिकते थे, उनकी बजाय नॉन ब्रांड कंटेंट पे पहुंचना। बोले ये चीजें शो करती हैं कि कितना हाउस होल्ड पे प्रेशर है। इसके पीछे का कारण जॉब लॉस, इनकम लॉस और अब ये महंगाई, तीनों चीजों ने मिलकर के हालत खराब कर रखी है। इसी के चलते आज आप देखो कि जो डिमांड है एफएमसीजी गुड्स में, एफएमसीजी की, वो रिड्यूस हो रही है, इनमें टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे ये देखना होगा हमें कि वाकई में उस कंपनी का जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ा है, या उस कंपनी का जो प्रोडक्ट बिकता था वो वॉल्यूम तो उतना का उतना है, बस उसकी प्राइस बढ़ गई। तो ऐसे में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्लस में अगर कुछ दिख रहा है ना, तो बोले वो प्रोडक्ट प्राइसिंग की वजह से हो रही है। और ये चीज हमने देखी भी थी कि जिस तरीके से कोविड के बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी थी, बेरोजगारी हुई थी, लोगों की इनकम बहुत डाउन हुई थी, उसके बावजूद बड़ी कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उनके गुड्स की डिमांड कमाई तो उन्होंने लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, लेबर को फायर कर दिया, निकाल दिया था जॉब से। ठीक है। और दूसरा, जो काम 100 रुपए में होता था उस काम को 50 रुपए में कराने लग गए थे। भाई बेरोजगारी थी, लोग करने लग गए थे 50-50 रुपए में काम, 100 रुपए का काम 50 रुपए में करने लग गए थे। इन शॉर्ट 50% पेमेंट पे काम होने लग गया था। और उल्टा इसका, इसी के मतलब उल्टा क्या मतलब, पैरेलली जो बंदे अपनी सैलरी फुल उठा रहे थे उनको डबल ट्रिपल लोड दे दिया कि भाई सैलरी उठा रहे हो, टाइम गंदा है, ये काम करो। अब हर कोई जॉब बचाने के चक्कर में अपनी मजबूरी में उतना काम कर रहा था। ओवरऑल क्या हुआ, पैसे की तो कमी घर में तो आई ना, तो क्या खरीदेंगे घर वाले। इस तरीके से पेंडेमिक ने जो हाल किया वो है हाउस होल्ड की बैलेंस शीट को बिगाड़ दिया। देखो महंगाई तो पहले भी बढ़ी थी 2013-14 के लगभग जबरदस्त तरीके से, पर उस टाइम पर जो कॉरपोरेट हाउस था ना, कॉरपोरेट मतलब ये कंपनियां थी बड़ी बड़ी, उन पर लोड ज्यादा था, बैंकों पर लोड ज्यादा था, एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब की बार तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत हद तक कंट्रोल होना पॉसिबल हो पाया है। कंपनियों की बात करो तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। ट्विन बैलेंस शीट का मतलब क्या होता था कि बैंकों से उधार ले लिया और फिर रिटर्न नहीं दे पा रहे। इसका मतलब कॉर्पोरेट हाउस की खुद की बैलेंस शीट भी बिगड़ी पड़ी है और बैंकों का बैलेंस शीट भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बैंक भी तो लोन इसीलिए देते हैं ना कि भाई बैंक लोन देंगे तो कुछ रिटर्न आएगा, रिटर्न में से कुछ हिस्सा खुद रख लेंगे, बाकी जिनका डिपॉजिटेड अमाउंट है उनको रिटर्न कर देंगे इंटरेस्ट के बेसिस पे। इस तरीके से अब यहां पर बैंक और कॉर्पोरेट हाउस दोनों की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई थी उस टाइम पे, पर अभी की परिस्थिति केवल हाउस होल्ड की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, ना तो बैंकों की बिगड़ी है ना कॉर्पोरेट हाउसेस की। तो बात यह है कि कंज्यूमर की जो एबिलिटी है ना स्पेंड करने की, वो फंसी पड़ी है, बहुत ज्यादा वीक है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो अकेली तो ग्रो करे, बाकी मार्केट डाउन चाहे। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन, साइकिल होती है इकोनॉमी में। अब एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, बाकी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है ना, तो ये कंपनी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सीधी सी बात है। क्यों? यहां के एम्प्लॉइज अगर मान लो सैलरी उठाते हैं,
सैलरी उठाते हैं तो वो कुछ ना कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। अब दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उनको सैलरी अगर आप दे देते हो, और बाकी और एरियाज में देखो दूसरे कंपनीज में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, तो आप ये बताओ कि ओवरऑल आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे दूसरी कंपनी वाले, वो प्रोडक्ट को खरीदने की दूसरे लोगों की कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो कहाँ आपकी कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। ओवरऑल ये जो हाउस होल्ड बैलेंस शीट है ना, इसका इंप्रूव होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बैंकों के पास भी पैसा है और बैलेंस शीट और किसकी बिगड़ी हुई है हाउस होल्ड के अलावा, गवर्नमेंट की भी। फिस्कल डेफिसिट देखो कितना चल रहा है, राइट। तो इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, प्राइवेट कंजम्पशन, ये इंप्रूव होने ज़रूरी है, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में इश्यूज ही रहते हैं, ठीक है ना, जो हम चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ही देख लो, लॉन्ग टर्म छोड़ो, महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अपर हाउस क्वेश्चन। आर्टिकल को लिखा है मनीष तिवारी जी ने। इनका ये कहना है कि अभी ये जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ इसका मेरा टारगेट ये नहीं कि राज्यसभा को अबॉलिश कर दो। यहाँ पर मेरा टारगेट है कि एक बार राज्यसभा की रेलेवेंस को हम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राज्यसभा की रेलेवेंस या राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट करने से रिलेटेड डेलिब्रेशन चल रही थी, तब आर्टिकल 67 और आर्टिकल 80 दोनों को एक साथ लेकर के बातचीत हुई, और इस आर्टिकल 67 और 80 में रेलेवेंस निकल के आती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा। तो बोले इसको ऑब्जेक्ट करने में दो लीडर्स का हमें यहाँ पे कोटेशन दूंगा, जिनमें एक तो है लोकनाथ मिश्रा, जिन्होंने ये कहा था कि सेकंड चैम्बर की हमें ज़रूरत नहीं है। कारण क्या बताया उन्होंने कि बोले सेकंड चैम्बर जो है वो एक्चुअल में जो पर्पज़ हम फुलफिल करवाना चाहते हैं वो पर्पज़ फुलफिल नहीं करेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, ये हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में लोकनाथ मिश्रा जी ने क्या कहा था, सेकंड चैम्बर दैट मीन्स राज्यसभा के लिए। तो बोले कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक बार डिटेल में स्टडी किया जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब आउटडेटेड आइडिया है कि हम सेकंड चैम्बर को हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। अगर देखा जाए, एक तरफ हम बात करते हैं कि लोअर हाउस दैट मीन्स लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन आता है पीपल, क्योंकि सीधी सी बात है, लोग जो हैं जिन एमपीज को इलेक्ट करते हैं वो सीधा जाकर के बैठते हैं लोकसभा में, जबकि राज्यों में आकर के बैठते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ऐसे में आप देखो कि जहां पर एक डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो ज़्यादातर लोकसभा के द्वारा लिए गए डिसीजंस को ही कंटिन्यू होना पड़ता है या होता है। तो बोले ये चीज़ यहाँ पर एकदम सूट होती है कि भाई आपने जो जिस तरीके से राज्यसभा के लिए आर्ग्यूमेंट्स दिया, राज्यसभा को कंटिन्यू किया, तो उस टाइम पर मिश्रा जी ने बोल दिया था कि पब्लिक मनी का वेस्टेज हो जाएगा, टाइम का वेस्टेज हो जाएगा, डिसीजन अल्टीमेटली होना है वो होगा। तो बोला इस तरीके से सेकंड चैम्बर की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे मिश्रा जी ने क्या कहा वो देखो कि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है उसमें भी ये चीज़ क्लियर होती है हमारी कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो एक्चुअल में जिस पर्पज़ के लिए लाया गया था वो पर्पज़ फुलफिल नहीं कर पा रही है। पर्पज़ क्या था कि भाई जल्दबाजी में अगर लोकसभा कोई बिल पारित करे तो उस बिल को पारित होने से एक बार जल्दबाजी के मामले में राज्यसभा उसको रोक सके, ठीक है, एक चेक एंड बैलेंस का या फिर दोनों में लोकसभा में जल्दबाजी के डिसीजन को कंट्रोल करने का एक तरीका था, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात करें। पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर अभी तक 300 मेंबर्स के लगभग हैं राज्यसभा की, अगर बात करें 250 के लगभग तो मेंबर्स होते ही हैं, 245 तो हैं ही अभी, और वैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ है 250। तो बोलो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो अभी तक जो पर्पजेस राज्यसभा को दिए गए थे वो इतने फुलफिल हो नहीं रहे हैं। एक तो ये पॉइंट बोला जा रहा है ऑब्जेक्शन के लिए। दूसरा, यहाँ पर शिब्बन लाल सक्सेना, इन्होंने भी अपनी तरफ से यही कहा था कि भाई सेकंड हाउस की बजाय एक हाउस रखें तो ठीक रहेगा, 2 हाउसेस की बजाय, क्योंकि सिंगल हाउस का मेन काम है, हमारे यहाँ पर मेन काम क्या है कि कैसे भी करके आप मतलब अच्छे से बैलेंस मैनर में लॉ मेकिंग प्रोसेस को फॉलो कर सको। अब अपर हाउस की बात करो तो 12 मेंबर हम नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो कभी भी लोगों से वोट तो मांगते नहीं हैं, और उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को बोला आप मिनिस्टर भी बना सकते हो। तो बोले जब लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग अगर मिनिस्टर बन सकते हैं तो इस तरीके से ये तो अनडेमोक्रेटिक मैनर में काम हो गया। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये बताया जा रहा है सक्सेना जी की तरफ से एक पॉइंट तो हो गया कि इनका मतलब मिश्रा जी का, एक सक्सेना जी का सेकंड पॉइंट एक और है यहाँ पर, वो ये कि अपर हाउस है
वो व्हील ऑफ प्रोग्रेस में क्लोक का काम कर रहा है, दैट मीन्स ब्रेक का काम कर रहा है। जब कभी भी कोई नया एक्शन लेना हो, क्विक एक्शन लेना हो, तो बोले राज्यसभा उसमें हर्डल का काम कर देती है। ये बात बोली किसने? सक्सेना जी ने। तो बोले ये आर्ग्यूमेंट्स बोला आज भी आर्टिकल 67 को हटाने के लिए रेलेवेंट बने हुए हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा की रेलेवेंस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखो, हमें पता है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो वहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स की रेलेवेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, कारण कि यूनियन का मतलब तो हो गया लोगों को आप इंटीग्रेटेड मैनर में रखना चाह रहे हो, क्योंकि देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिस टाइम पर इंडिया को इंटीग्रेट किया गया था कि भाई सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं ना, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। हमारा कैसा यूनिटरी बायस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावरफुल पावर्स हैं। इसके पीछे कारण आपको पता ही है, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंटीग्रेट करना देश को बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसी परिस्थितियों में जब हमने एक नेशनल यूनियन क्रिएट की थी तो बोलो उस टाइम पर काउंसिल ऑफ स्टेट बनना अपने आप में डाउट वाली चीज थी। कारण कि स्टेट जो बनाने थे आपको, वो क्यों बनाए गए थे? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा तो था नहीं कि स्टेट्स को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी देनी थी कि कल को ना वो अगर सेपरेट होने की इच्छा रखे तो सेपरेट हो सके। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है हमारा। ठीक है, कि स्टेट्स को तो डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, एक स्टेट की बॉर्डर चेंज करना, एक स्टेट को तोड़ करके दो स्टेट बनाना, दो को मर्ज करके एक बनाना, ये सारे पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है, और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है अगर प्रैक्टिकल बात करें तो। ठीक है, वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट उनसे ओपिनियन मांगते हैं, पर फिर भी कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे अभी हुआ है जम्मू कश्मीर वाला, हो ही गया। हाँ, वो बात ठीक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर वो मुद्दा फंसा हुआ है, पर वही चीज है कि जब तक वर्डिक्ट आएगा तब तक टाइम निकल चुका होगा। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जब हमने हमारा पार्टीशन प्लान जब अडॉप्ट किया था जून 3, 1947 को, माउंटबेटन प्लान जिसको बोला था, तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो कि हमने ये क्लियर किया था कि यूनिटरी बायस रखना है, और ये बात रिकमेंड की थी यूनियन पावर कमेटी ने भी। तो ऐसे में हम कैसे इस राज्यसभा की रेलेवेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं? बोले जब से राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अप्रैल 3, 1952, तब से लेकर अभी तक देखें तो इतना कोई अच्छा एविडेंस भी नहीं है कि राज्यसभा के बिना काम भी ना चले। एक ही आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं। 1952 से 2003 बोला ये साल ऐसे थे जहां पर राज्यसभा में कहीं तो थोड़ी बहुत एक रिप्रेजेंटेशन की भावना अच्छी दिखती थी, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल राज्यसभा में इलेक्ट होकर के एमपी के तौर पे आना चाहता था वो इंडिविजुअल उस स्टेट का ही रेजिडेंट होना चाहिए था, पहले ये बात थी। फिर 2003 में सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, ये 52 कैसे लिख दिया पता नहीं, 1951 का सेक्शन 3 क्लॉज 1 को अमेंड किया जाता है, और अमेंडमेंट में ये कर दिया कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का रेजिडेंट हो, कहीं से भी राज्यसभा के में इलेक्ट होके चला जाएगा। तो बोला वहां पर राज्य, अगर मान लो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, मान लो इधर महाराष्ट्र में हो गए, या फिर आप मानो राजस्थान में हुए हैं, तो या कर्नाटका में हुए हैं, तो राज्यसभा में बोले वहां पर इलेक्शन वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर डाउट वही आ गया अगेन कि भाई आप राज्यसभा को किस तरीके से काम करवाना चाहते हो। वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, उस स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग राज्यसभा में पहुंचे तो राज्यसभा की रेलेवेंस बनी रहे। पर जब से ये अमेंडमेंट 2003 में हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 3 क्लॉज 1, सेक्शन 3 क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन 1, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, उसमें अगर देखो तो बोले ये चीज यहां पर डाइल्यूट हो जाती है। इस अमेंडमेंट को कुलदीप नैयर नॉमिनेटेड मेंबर थे उस टाइम पे राज्यसभा के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोले जो है उसको कंटिन्यू किया। ऐसे में आप देखो कि जो राज्यसभा की जो रिप्रेजेंटेशन की जो मेथड है, बोलो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इन सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अपनाया जाए पार्लियामेंट में जिससे कि काउंसिल ऑफ स्टेट की जो रेलेवेंस है वो रीस्टोर की जा सके। ये अमेंडमेंट्स हैं, इनको करेक्ट किया जा सके, जो 2003 का अमेंडमेंट है उसको। फिर उसके बाद में बताया जा रहा है कि बहुत सी इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल रही है। कैसे? हमारे देश में 24 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, केवल विधानसभा है।
बाकी केवल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाई कैमरल सिस्टम चल रहा है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों चल रही हैं। तो यहां पर आप देखो कि जब स्टेट्स में आप पॉपुलेशन के बेसिस पे ये कहते हो ना कि भाई यूपी और महाराष्ट्र में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए बाई कैमरलिज्म चलाया जा रहा है, वहां पर द्विसदनात्मक पद्धति पे हम काम कर रहे हैं वहां पर। तो बोला एक चीज़ बताओ, फिर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को क्यों नहीं दे रखे आपने बाई कैमरल सिस्टम? और दूसरी चीज़, जब यूपी और महाराष्ट्र जैसे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी यूनिकैमरल सिस्टम सक्सेसफुली काम कर सकता है, तो इंडिया के लिए एक हाउस का सिस्टम क्यों नहीं? तो बोले ये चीज़ें आर्ग्यूमेंट भी कहीं ना कहीं क्लियर करने की ज़रूरत है कि भाई जब बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर ही अगर आप यूनिकैमरल सिस्टम पे कंटिन्यू कर सकते हो, जबकि पॉपुलेशन उनकी यूपी और महाराष्ट्र की से के लगभग है या उनके आप कंपेरेबल मैनर में कंसिडर कर सकते हो, तो फिर भी आप उनको केवल विधानसभा देकर के चल रहे हो, तो आप बताओ कि वो क्या राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहे? तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती ऐसा, या सेंटर में क्यों नहीं हो सकता, गवर्नमेंट क्या सेंटर में क्यों नहीं हो सकता यूनिकैमरल सिस्टम? दूसरा, राज्यसभा ने ऐसा क्या अचीव कर लिया जो लोकसभा ने अचीव ना किया हो? लोकसभा के जो काम हैं उनकी अगर बात करें तो लिस्ट बड़ी लंबी है, राज्यसभा तो सेकेंडरी हाउस बन के रह जाता है। ये क्रिटिसिज्म है राज्यसभा का, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके आगे फिर बाद में राइटर एक ही चीज बोलते हैं, बोले ज्यादा भी नहीं ना, तो मेरे हिसाब से अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे? बोले आर्टिकल 83 क्लॉज 2 आप अमेंड करो। उसमें क्या किया जाए कि लोकसभा जो है वो तब तक डिसॉल्व नहीं होगी जब तक कि नई लोकसभा इलेक्ट होकर के ना आ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, सेक्शन 83 क्लॉज 1 इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट क्यों किया जाए? क्योंकि हमारे यहां पर क्या प्रोविजन है कि राज्यसभा है वो तो परमानेंट हाउस है, लोकसभा है वो 5 साल के लिए चलने वाला हाउस है, तो पार्लियामेंट कंटिन्यू करती रहे इसके लिए राज्यसभा का होना जरूरी है। ये एक आर्ग्यूमेंट शुरुआत में दिया गया था। अब राज्यसभा में तो आप पता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनका हर 6 साल का टेन्योर होता है। राज्यसभा खुद तो डिसॉल्व होती नहीं है, 6 साल के अंदर 6 साल का एक मेंबर का टेन्योर होता है, और हर 2 साल में 1/3 राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते हैं और 1/3 का इलेक्शन होता रहता है 2-2 साल से। तो ऐसे में 2/3 मेंबर्स तो एनी टाइम आपको मिनिमम मिल जाएंगे राज्यसभा में। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राज्यसभा केवल पार्लियामेंट को कंटिन्यूटी देती है, तो बोलो कंटिन्यूटी हम लोकसभा से भी कर सकते हैं। जब लोकसभा के लिए हम ये प्रोविजन डाल दें आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में कि भाई लोकसभा जब तक बनी रहेगी जब तक कि उसकी सक्सेसर बॉडी ना आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा डिसॉल्व होगी फिर इलेक्शन होगा, नहीं, आप इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन भी कब कराओ, जब लोकसभा के 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होने वाला हो ना, उसके जस्ट 3 महीने पहले आप इलेक्शन डिक्लेयर कर दो। तो 3 महीने में इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में आप नई लोकसभा इलेक्ट होगी, अब उस पुरानी वाली को डिसॉल्व कर दो। बोले ये काम किया जा सकता है। फाइनली राइटर एक बोल रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट करना है उसको हमें केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो दिया था उसको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट करने हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, बाईकैमरलिज्म को नहीं बताया। तो ऐसे में हम अगर यूनिकैमरलिज्म की तरफ जाएं राज्यसभा को हटा करके या इसको रिकंसिडर करते हुए, तो बोलो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये थे राज्यसभा का क्रिटिसिज्म। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, राज्यसभा लोकसभा का कंपैरिजन, राज्यसभा की रेलेवेंस और राज्यसभा का क्रिटिसिज्म, ये आपको 3 पॉइंट्स है। क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। अब रेलेवेंस वाली बात है ना, वो आप मुझे आर्ग्यूमेंट्स मतलब कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है ना। देखो होता क्या है, बस यही है, कहीं पर आपको एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे तो हमें अच्छे पॉइंट्स ढूंढने हैं, प्लस पॉइंट। कहीं पे बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट, कहीं पर बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट मिले तो कुछ कमियां निकाल लेनी है। यही क्रिटिकल अप्रोच होती चली जाती है, बनते चले जाओगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके पास में 5-7 पॉइंट, 5-7 से लेकर के 10-12 पॉइंट्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, जिनको कि आप लिख सको, जिनको अगले को किसी को समझाना हो तो समझा सको। यही तरीका होता है। तभी तो हमेशा इशू बेस्ड स्टडी किया करो। कई बार कमेंट देखता हूं मैं कि सर आज के जो आर्टिकल आपने डिस्कस किए हैं उन पे क्वेश्चन दे दो। मुझे एक चीज़ बताओ, बेशक मैं मानता हूं कि आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे अगर मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो, पर एक आर्टिकल पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपकी सोच उस आर्टिकल में घूम के रह जाएगी, उसके बाहर नहीं निकल पाएगी। समझ रहे हो?
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस जो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं उनको सम अप करके कंटेंट तैयार करो। ऐसे आपने बहुत से आईएएस या जो भी यूपीएससी रैंकर्स हैं उनके मुंह से सुन लिया होगा, बोला हमने आंसर राइटिंग 1 या 2 बार भी नहीं की ढंग से और हमारा सिलेक्शन हो गया। उसका सिलेक्शन के पीछे का राज यही होता है कि उन्होंने सिलेबस के पॉइंट उठाए और उन इश्यूज में लगभग 4-5 पेजेस का कंटेंट तैयार कर लिया। 4-5 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 4 पेजेस का हर एक पॉइंट पे जो आपका सिलेबस का पॉइंट है ना, एक पॉइंट उठाओ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, उसका एक पॉइंट उठाओ। उसमें स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत में पढ़ा है पूरा, डायनेमिक पोर्शन जो भी आ रहा है पिछले 1.5-2 सालों में वो उठा लो और सम अप कर लो। 150 से ज़्यादा इश्यूज निकल के आ जाए ना तो बता देना, मैक्सिमम 150 इशू, और हो सकता है 125 इश्यूज में ही काम खत्म हो जाए। मेंस की तो ऐसे तैयारी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे में एक एक आर्टिकल के आंसर राइटिंग करके आप कोई तीर नहीं मार सकते, ये मान के चलो, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन देते हैं तो बेशक अब वो उनका खुद का लुकआउट है, बाकी मेरा ये मानना है कि टॉपिक जो होता है ना हमारे सिलेबस का वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब इस आर्टिकल को पूरे को आप याद करोगे मतलब ही नहीं है भाई, की पॉइंट्स निकालो, ये हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं ना इनको भी आप सम अप करो। ये तो हाईलाइट तो इसलिए किया जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पोर्शन से आपके लिए काम का चीज़ निकल जाएगा, पर वो काम की चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे ये 3-4 लाइन है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती और बेसिक स्ट्रक्चर पे लाइन खींचो, डेमोक्रेसी दिखा दो, बाई कैमरल सिस्टम के क्रॉस लगा दो, मतलब एक सिंबॉलिक मैनर में आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, रिवाइज जब करोगे तो चीज़ें रिकॉल होती है सेकंडों में, समझ गए। तो ऐसे नहीं होता है भाई, प्रिपरेशन का सिलेबस का अप्रोच बनाओ। न्यूज़पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग, ये ध्यान रखना। आप यूपीएससी सिलेबस की या जो भी आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके सिलेबस की तैयारी करो, समझ गए। इस कंटेंट को हम कैसे यूज करें ये जरूरी है, इस कंटेंट को हम कैसे याद करें या फिर केवल न्यूज़पेपर की तैयारी कैसे हो उससे बात नहीं बनने वाली है, ये मान के चलना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बायस्ड बेंचमार्क। आर्टिकल को लिखा है नवरोज के दुभाष और शरद चंद्र लेले। इनका ये कहना है कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। कब? 5 जून, जब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनली। ओके, तो इंडिया को रैंक मिली है बॉटम रैंक, 180 देशों में 180वीं रैंक। तो बोला इंडेक्स में, बोला इनहेरेंटली प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब इंडेक्स की डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है। जैसे हम कभी भी कोई भी इंडेक्स की बात करें तो उसमें मल्टी डायमेंशंस को पिक किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम अभी सी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें अलग अलग देशों को रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स पिक किए हैं और उन पैरामीटर्स को वेटेज दिया गया है। तो राइटर जो है ना इस मेथडोलॉजी पे ही सवाल उठा रहे हैं कि एक तो आपने कौन कौन से पैरामीटर उठाए, कौन से पैरामीटर आपने इग्नोर किए, वो चीज़ आपने किस बेसिस पे डिसाइड की। अगर आप किसी भी देश को रैंक दे रहे हो तो देखने में तो ये देखा जाता है कि वो देश क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, बट सीधी सी बात है कि एक कंट्री है वो किसी एक चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको तो इंडेक्स में रैंक ही नहीं मिली, और दूसरे एरियाज में जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा वहाँ पर उसको रैंक, वहाँ पर उन इंडिकेटर्स को आपने मेंशन कर लिया। तो बोले ऐसे में एक जो क्लियर पिक्चर आनी चाहिए वो नहीं आती। जैसे यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लेकर के, और ट्री कवर गेन की बात करें जो फॉरेस्ट एरिया डेवलप हुआ है उसकी, तो बोलो उसमें ये देखा जाए तो अक्यूमुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि पिछले कितने सालों से इकट्ठा हुआ है कार्बन एमिशन, कितना हुआ है, बोलो उस पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा। ये देखा जा रहा है कि करंट ट्रेंड क्या है। भाई सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग आज की थोड़े ना है। अगर पिछले 10 सालों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है तो शायद इतनी ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है इंडस्ट्रियल एरा से, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी मिड से, 1750 के बाद से अच्छे से एमिशन हुआ है। तो बोले इतने सालों में जो एमिशन हो गया उस पर ना ध्यान देते हुए पिछले 10 सालों पर एमिशन कितना हुआ उस पर ध्यान देते हुए आप इंडिकेशन देते हो तो कितना ज़्यादा बायसनेस आ गई। फिर भाई सोशियो इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी समझो। एक समाज जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, उसने जितनी गंदगी फैलानी थी वो फैला के छोड़ चुका है वो, और एक समाज वो है जो गरीबी में है, जो कि अपनी आप को कैसे भी करके स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप दबाव लगा रहे हो कि भाई आपको सुधरना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा? तो सोशियो इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट आपको समझने होंगे, वो चीज़ें बोले इग्नोर की जा रही है। फिर एक और एग्जाम्पल,
बोले पानी में आर्सेनिक की जो कंटेमिनेशन होती है उसको कोई वेटेज नहीं मिला है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बांग्लादेश की, जबकि लेड के कंपैरिजन में आर्सेनिक का प्रेवलेंस ऑल ओवर वर्ल्ड लेड थोड़ा ज्यादा प्रेवलेंट है, लेड की जो कंटेमिनेशन हो, तो लेड को तो वेटेज दे दिया। पर बांग्लादेश जैसे कंट्री में जहां पर लेड की बजाय आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, आप ये बताओ कि आपने फिर बाद में बांग्लादेश को कैसे ट्रीट किया जी। बांग्लादेश ने मान लो कि वहां पर लेड की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, तो लेड के लिए वो क्यों करेंगे काम, वो फंक्शन तो केवल आर्सेनिक के लिए करेंगे। अब आर्सेनिक को कंटेन करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर लिया मान लो, और तो उसको आपने वहां पर वेटेज ही नहीं दिया, तो बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी अच्छी रैंक कैसे गेन करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आ जाओ आगे कि हमारे हिसाब से, राइटर्स ही बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से अगर आप देखो तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच पे थोड़ा ध्यान दो, जैसे अर्बन एयर क्वालिटी हो गई, डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन हो गया, इनको आप वेटेज दो, और उनमें भी ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज करो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे आप अगर रैंकिंग दे रहे हो, या तो टॉप 20 बता दो, मिडिल पैक बता दो, और बॉटम 20 बता दो। बोला इससे क्या होगा, इससे आइडिया लग जाएगा कि वाकई में कौन कहां कैसे परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ये इंडिकेटर्स, इंडेक्सेस रिलीज क्यों किए जाते हैं, कौन देश कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है और किस देश को क्या काम करना चाहिए जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो सके। तो वो इंप्रूवमेंट लाने के लिए कम से कम रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए ना उस कंट्री को, कि भाई आपका ये एफर्ट है, ये अच्छा है, इस एफर्ट को और बढ़ाओ। अब आपने तो डिस्कार्ड ही कर दिया, इग्नोर ही कर दिया, तो वो कहां से अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर कंपैरिजन कहां हो पाएगा अच्छे से। दूसरी चीज, क्लाइमेट मिटिगेशन की हम बात करें, बोले एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज है आज के टाइम पे, और क्लाइमेट चेंज जो है वो हर एक कंट्री का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। अभी पिछले 30 सालों से, जब 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, बोला तब से लेकर अब तक ये क्लाइमेट के मुद्दे पे क्या कोई कंसेंसस आई है? तभी तो ग्रेटा थनबर्ग बोलती है ब्ला ब्ला ब्ला, ओनली ब्ला ब्ला ब्ला, केवल बातें करेंगे और कुछ नहीं होगा इनसे। तो आप एक चीज बताओ कि पिछले 30 सालों में इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, और उसी मुद्दे को उठा करके आप रैंकिंग दे रहे हो कंट्रीज को, तो कहां पर एक पुअर कंट्री अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा आपको? तो बोला यहां पर यह भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि बोलो 2050 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो तक लाने में जो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको अच्छी रैंक अपने आप मिल जाएगी। पर सवाल यह है, तो आपने जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी की अलग अलग समिट्स हुई हैं, उनमें ये कहा कि नेशनली मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एथिकली एक्सेप्टेबल चीज है, कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बेकार किया है इस एनवायरनमेंट को, इस अर्थ को, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, और जो गरीब देश हैं या डेवलपिंग है उनकी अकॉर्डिंगली कम जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतना पोल्यूशन किया नहीं है। तो आप एक चीज बताओ कि जब सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है, डेवलप्ड की ज्यादा है, डेवलपिंग की कम है, तो आप कैसे सबके ऊपर ये थोप सकते हो कि 2050 आते आते नेट जीरो एमिशन आने चाहिए? भाई नेट जीरो एमिशन तो डेवलप्ड का है ना, 2050 तक डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो इंडिया ने तो 2070 का टारगेट किया हुआ है। तो आप कैसे दबाव बना करके 2050 का एक यूनिफॉर्म स्केल तैयार करके क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी कंट्री को, या रैंकिंग बॉटम में ला सकते हो? ओवरऑल बात क्या आ रही है कि बोले ये जो रैंकिंग दी जा रही है इसमें प्रॉब्लम है। अब आ जाओ एनर्जी एमिशन की बात कर, एनर्जी कंजम्पशन की और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की। तो इंडिया का यूएसए से कंपैरिजन करोगे ना, तो यूएस जितना कार्बन एमिट करता है उसका 10वां हिस्सा ही इंडिया एमिट करता है, और पर कैपिटा एमिशन को कंपेयर कर लोगे तो इंडिया में गरीब देशों के बराबर पर कैपिटा एमिशन है हमारे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गरीबी है, अभी भी हमारे यहाँ पर कुछ लोग ही हैं जो एमिट ज्यादा करते हैं, बाकी लोग तो झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंसेस को। ओवरऑल देखा जाए तो बोले प्रॉपर मैनर में ये इंडेक्स फ्रेमिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जहां पर भी जिस कंट्री ने पिछले 200-250 सालों में जितना एमिशन किया है, उस कंट्री की उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का मेन कंट्रीब्यूशन है, राइट। ऐसा नहीं कि करंट ट्रेंड क्या है, करंट ट्रेंड में तो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने जो करना था कर दिया, अब भुगते दूसरे देश, ऐसा थोड़े ना। मेथोडोलॉजी बोला एथिकल इश्यूज को, जो एक पॉइंट होते हैं उनको इग्नोर कर रही है। पुअर्टी जिन देशों में फैली हुई है उन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जो देश पुअर हैं उनके पास में क्या एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी?
तो बोला इस तरीके से आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, बोलो वही इंडिकेटर्स का जो यूज है वही बहुत गलत है। बायस मैनर में काम नहीं होना चाहिए। आपको एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, और वो क्या होगी, एक कंट्री में क्या चैलेंजेस हैं उस कंट्री स्पेसिफिक बातचीत की जाए। ऐसा नहीं कि घोड़े, गधे, शेर, मछली सबको एक तरीके से ट्रीट कर दो। हाँ, ये बात ठीक है कि इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इंडिया के हमारे यहाँ पर जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इक्वली ट्रीट करना लग जाओ। आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो चाइल्ड और मैटरनल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के बाद में दूसरे नंबर पे डेथ का कारण है एयर क्वालिटी। वो इंप्रूव होने की ज़रूरत है। नदियों में, झीलों में पानी की खराबी हो रही है, ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है, इसको हमें ठीक करना ज़रूरी है। नेचुरल प्रोडक्टिविटी रुक रही है, फॉरेस्ट एरिया अगर राइज भी हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस लगातार हो रहा है। वार्निंग साइंस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिन चीज़ों को आप करेक्ट कराना चाह रहे हो उन चीज़ों की बजाय आप कुछ और ही मुद्दों को लेकर के जो डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको क्रिटिसाइज करने लग जाओ। अनफॉर्चुनेटली EPI 2022 इसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो एक ऑनेस्ट डिस्कशन चाहते हो ना, तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो भाई। जिन देशों में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम स्पेसिफिक वो कंट्रीज कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके हिसाब से उनको इंडिकेशन मिलनी चाहिए। उसके लिए आप एक एक कंट्री को माइन्यूट चीज़ों पे कंपेयर ना करके हॉलिस्टिक, एयर पोल्यूशन कितना है, वाटर पोल्यूशन कितना है, वेस्ट मैनेजमेंट कितना है, इन चीज़ों को देखो और फिर बाद में आप रैंकिंग दे दो। नहीं तो ये माइन्यूट चीज़ों पे जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को अगर टैकल करना चाहते हो ना, तो एक हारमोनियस डिबेट होना चाहिए, पार्शियल या बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये मुद्दे थे जो हमें देखने थे। आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया और 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल तो इधर देखो बताया जा रहा है इन्फ्लेशन का, GST का, मॉनसून का, इनसे रिलेटेड, इसको आप खुद पढ़ोगे। एक नीचे जो है कोविड की वजह से जो डेथ काउंट हुई है उसको लेकर के वर्ल्ड बैंक ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया कि इंडिया में बोले 47 लाख डेथ हुई है, बताई जा रही है 4-5 लाख, तो बोले इतना डिफरेंस। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है उसको काउंटर किया जा रहा है राइटर्स के द्वारा, क्योंकि इस मुद्दे को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं, इन दोनों को एक बार आप खुद से देख लेना, ठीक है। और नहीं देखो तो जब भी आगे हमें मौका मिलेगा हम ये आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।